हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास से हम लोग हमारे पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यूनिट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले हमारे पार्ट बी के पहले यूनिट से, जो कि होगा यूनिट नंबर 5, जहाँ पे हम लोगों को इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस डिस्कस करने हैं, जिसमें हम लोगों को देखना है कि इंडिया जब आज़ाद हुई थी तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उनके क्या क्या कंडीशंस थे, और उस समय हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर एंड इस तरह के कई सारे सेक्टर्स थे डिफरेंट, उनके क्या कंडीशंस रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा यूनिट है ये इस बारे में है। ये यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम 2 चैप्टर्स में कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन इकोनॉमी के कंडीशंस पर होने वाला है, जो कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगा। सो चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस ना करके हम चैप्टर पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिस ऑर्डर में हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे। शुरुआत आज करते हैं और आज के क्लास का यूनिट होगा हमारा 5, जहाँ पर टॉपिक या चैप्टर बोल सकते हैं आप होगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ बेसिक क्वेश्चंस चैप्टर बेस्ड हमारा होगा। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चंस मैं आपसे वही सारे यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो एग्ज़ाम्स में हमारे जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं आपके 4, जो कि सवाल में हमारे होंगे ही। एक है 1853, सेकंड है 1953, थर्ड ऑप्शन है 1881 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1991। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, जहाँ पर क्वेश्चन है कि इंडिया में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो हम लोगों ने इस यूनिट को पढ़ा है और इस यूनिट में हम लोगों को ये पता चला है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया था, हमें गुलाम बना लिया था, और उस गुलामी के दौरान उन्होंने कई सारे कॉलोनियल रूल इंडियन इकोनॉमी पर चलाए। वो कॉलोनियल रूल का एकमात्र उन्होंने एक सोल मतलब होता है एकमात्र उद्देश्य रखा। जो भी नियम कानून उन्होंने बनाए थे उनका उन्होंने एकमात्र उद्देश्य ये रखा था, मतलब इंडिया को गुलाम बनाने के पीछे का उनका एकमात्र पर्पस था, एंड द पर्पस इज कि इंडियन इकोनॉमी को एक्सपोर्टर बना देना। एक्सपोर्टर मतलब बेचने वाला, किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का। ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि इंडिया एक्सपोर्टर बन जाए, यानी हमारे पास जितने भी उम्दा क्वालिटीज़ के रॉ मटेरियल्स हैं उन रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट कर दें, यानी बेच दें ब्रिटेन को, साथ ही साथ हम इंपोर्टर बन जाएं फाइनल गुड्स का। वो फाइनल गुड्स जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में तैयार हो रही थी। अपने इन्हीं दोनों उद्देश्यों को पूरा करते हुए ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी पे कई सारे नियम कानूनों को लगाया, और इसी से हम 1947 में आज़ाद हुए। तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमें पता चला कि ब्रिटिशर्स का जो भी उद्देश्य था, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप बनाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया द बेसिक फैसिलिटीज़, जो कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उन्हीं बेसिक फैसिलिटीज़ में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है विच इज़ कॉल्ड रेलवेज़, और इसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1853 में। इसका प्रॉपर डेट है 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में फर्स्ट टाइम रेल चलाया गया 33 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू थाने। ठीक है, मुंबई से थाने पहली बार रेलवे को
रेल की शुरुआत की गई, इंडिया में वो चलाया गया और इस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के तहत रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया। हमारा ये जो सवाल है कि रेल कब स्टार्ट हुआ है, तो इसका जवाब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सिर्फ ईयर दिया हुआ है, डेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ईयर गिवन है उसमें से पता चल रहा है 1853 इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? पहला सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक भी बताती जा रही हूँ सो दैट कि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे न रह जाएं, कहीं ना कहीं हमारा रिवीजन या चैप्टर का डिस्कशन भी साथ में साइड बाय साइड हम करते चले जाएं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है इन 1947 द कंट्रीब्यूशन of secondary sector in India या Indian national income was, ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 16.3%, ऑप्शन सी 14.3% या फिर ऑप्शन डी विच इज़ 12.3%। ठीक है, देखिए सवाल में कहता है कि 1947 का जो टाइम पीरियड था उस समय इंडिया के जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय जो थी देश की, उसमें योगदान वो भी सेकेंडरी सेक्टर का कितना था। तो आप सबको बता दूं कि इकोनॉमी में हम सबको पता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड होता है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड होता है टर्शियरी सेक्टर। अब इकोनॉमी के 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर मतलब हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी में हम एग्रीकल्चर को लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को ले रहे हैं, इंक्लूड करते हैं, और टर्सरी सेक्टर में हमारा सर्विस सेक्टर आता है। ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ना, इन तीनों ही सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के नेशनल इनकम में। तीनों का योगदान होता है। नेशनल इनकम जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी देश में एक साल के अंदर बनाए गए हैं उनके मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ते हैं तो देश की राष्ट्रीय आय मिलती है। उस राष्ट्रीय आय में ऑब्वियस सी बात है तीनों सेक्टर इंक्लूडेड होंगे, बिकॉज तीनों ही सेक्टर में वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, और उसके वैल्यू को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब सवाल है कि 1947 का जो टाइम पीरियड था उसमें इस सेकेंडरी सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का क्या योगदान रहा देश के राष्ट्रीय आय में। और इंडियन इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के नेशनल इनकम में। 1947 के टाइम पीरियड में भी यही था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने इंडियन इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप नहीं होने दिया था, और उन्होंने हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को इसलिए भी जानबूझकर डेवलप नहीं होने दिया ताकि ब्रिटेन की इकोनॉमीज जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में डेवलप करे और इंडिया जो है वो इम्पोर्टर बन सके फाइनल गुड्स का। तो ऑप्शंस की बात करें कि इस अवेलेबल ऑप्शंस में, चूँकि डेटा पूछ रहा है आपसे, तो सेंसस रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ों से इस बात का पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 14.3% का कंट्रीब्यूशन था इंडिया के नेशनल इनकम में सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा, वो भी 1947 के टाइम पीरियड में, विच इज़ 14.3। फटाफट से आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। साथ साथ में आप तैयारी करेंगे, फटाफट से आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछता है ड्यूरिंग
British period, Indian economy was, ठीक है, ऑप्शन ए colonial economy, ऑप्शन बी semi feudal economy, ऑप्शन सी disintegrated economy, and option D all of these. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सवाल है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी कैसी अर्थव्यवस्था थी. इसको चैप्टर में पढ़ते वक्त हम लोगों को पता चला कि ब्रिटिशर्स ने जितने भी रूल रेगुलेशन इंडिया पर लगाए, विच इज़ कॉल्ड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स, उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि बुरा असर देखने को मिला. और उस एडवर्स इम्पैक्ट से इंडियन इकोनॉमी के कुछ विशेषताएं नज़र आने लग गई, उसके कुछ फीचर्स दिखने लग गए, जिनमें सबसे पहला फीचर था कि हम आज़ादी के बाद तक गुलाम अर्थव्यवस्था दिखे, क्योंकि लंबे समय तक हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल चल रहा था. कॉलोनियल शब्द का मतलब होता है गुलाम. तो इंडियन इकोनॉमी को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने कई सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाए, बना दिए. उसकी वजह से हम जब आज़ाद भी हो गए तो हम गुलाम अर्थव्यवस्था ही दिख रहे थे. सेमी फ्यूडल इकोनॉमी भी हमारी विशेषता रही है, क्योंकि इंडिया में जब आज़ादी हो भी गई तो जमींदारी प्रथा, साहूकारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा बहुत ज़्यादा चलन में थी. कहीं कहीं पर नहीं थी, जिसकी वजह से हम अर्ध जमींदारी प्रथा में फंसे हुए नज़र आए. उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड भी दिखी. आज़ादी के वक्त हम पिछड़े हुए भी थे, क्योंकि गरीबी बहुत थी, बेरोज़गारी बहुत थी, हमारे देश में पर कैपिटा इनकम बहुत कम था लोगों का. इस तरह से बैकवर्ड इकोनॉमी भी फीचर है हमारा. डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी भी दिखाई दे रहे थे हम, क्योंकि हमारे देश को बांट दिया गया था, बंटवारे हो गए थे देश के. जियोग्राफिकली हम बट गए थे और मॉरली हम बट गए थे, सोशली बट गए थे, तो हम एक बटी हुई अर्थव्यवस्था भी दिखे. डिसइंटीग्रेटेड के बाद डेप्रिशिएटेड भी हमारा एक फीचर रहा है. आज़ादी के वक्त घटती हुई अर्थव्यवस्था नज़र आए हम, क्योंकि हमारे देश में जितने भी संसाधन थे, अंग्रेज़ों ने अपने कॉलोनियल रूल के दौरान उन तमाम रिसोर्सेस को अपनी इकोनॉमी में पहुंचा दिया, भेज दिया, ज़बरदस्ती ले लिया. इस तरह से हमारी इकोनॉमी एक डेप्रिशिएटेड यानी कि घटती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नज़र आ गई. उसके अलावा हमारी इकोनॉमी के फीचर्स में आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट मतलब जहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है, स्थिर अर्थव्यवस्था है. और तो और हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट इकोनॉमी भी कहलाई ब्रिटिश रूल में एंड आफ्टर द ब्रिटिश रूल 1947 के एरा में. सो इस तरह से ये तमाम पॉइंट्स इंडिया के फीचर्स को बताते हैं. अब सवाल हमारा वही है कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश पीरियड में कैसा था. कॉलोनियल इकोनॉमी था, फीचर में है. सेमी फ्यूडल भी हम थे, अर्ध जमींदारी प्रथा में फंसे हुए. डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी भी हम नज़र आए, क्योंकि हम बटे हुए थे. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ ऑल ऑफ दीज. मैंने आपको ये सारे पॉइंट इसलिए बताए हैं क्योंकि एग्जाम्स में अगर ऑप्शन चेंज भी हो जाता है, मान लीजिए रहता है स्टैग्नेंट, डिपेंडेंट, बैकवर्ड, तो आप वहाँ पे भी ऑल ऑफ दीज को ही टिक करेंगे. और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट है, उसके आंसर भी कंप्लीट होते हैं. एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर पूछा जा रहा है हु attempt of first to calculate national income during British period. Option number A,
फिंडले शिराज. ऑप्शन नंबर बी विलियम डिग्बे. ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी. एंड ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर VKRV राव. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको बताने से पहले आप सवाल देखिए. सवाल क्या है, बोलता है कि किसने अटेम्प्ट किया, मतलब काम किया या कोशिश करी पहली बार कैलकुलेट करने की राष्ट्रीय आय को. इंडिया के, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा पहली बार की गई ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश शासकों के सामने या ब्रिटिश शासन काल के दौरान इंडिया में पहली बार किन्होंने राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया. तो इसमें हम सब जानते हैं कि इंडिया में फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम का और पर कैपिटा इनकम का, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का जो कैलकुलेशन है वो किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा. और इनको जो रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी शॉकिंग थे कि इंडियन इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, नेशनल इनकम बहुत कम है. और इन्होंने ही कहीं ना कहीं हमें हिंट दिया कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश रूल के दौरान एक बैकवर्ड इकोनॉमी के रूप में दिखाई दी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम से लेकर के सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम थी. बाद में कई सारे लोगों का नाम आता है जिन्होंने साइंटिफिकली नेशनल इनकम के काउंटिंग को किया, जिसमें डॉक्टर VKRV राव है, फिंडले शिराज है, विलियम डिग्बे हैं. तो इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं इंडिया में नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम के कैलकुलेशन में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. बट द क्वेश्चन इज कि हु अटेम्प्टेड द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसने किया. तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, विच इज दादा भाई नौरोजी. पहली बार ये काम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था. बाद में कई सारे लोग आए और उन्होंने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग डेमोग्राफिक रिकॉर्ड को कैलकुलेट किया और उसको उन्होंने पब्लिश भी किया. नाउ अगले सवाल पर चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर सवाल है दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री was centralized in British Indian in. पहला अहमदाबाद, सेकंड हैदराबाद, थर्ड Patna, and fourth is Ghaziabad. Okay, so the question number 5 is कि पहली बार ब्रिटिश रूल के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब हो गया क्लोथिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, वॉज सेंट्रलाइज्ड इन ब्रिटिश इंडियन इन. सरकार अंग्रेज़ी शासकों की थी और उस दौरान इंडिया में पहली बार कह सकते हो तुम कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहाँ सेंट्रलाइज किया गया या उसका डेवलपमेंट कहाँ पर किया गया. तो इसका जो जवाब है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन रूलर के दौरान ही या उसके बाद ही अहमदाबाद में सेटअप किया गया था. इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत अहमदाबाद से हुई है. गुजरात काफ़ी फेमस है इन तमाम मामलों में. तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, अहमदाबाद है. और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, इसमें चूंकि बहुत कुछ ऐसा डिस्कस करने को नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस टॉपिक हियर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी at the time of independence was
ऑप्शन ए सेमी फ्यूडलिज्म, ऑप्शन बी स्टैग्नेशन, ऑप्शन सी अंडर डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 आई गेस नहीं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करते वक्त बताया इंडियन इकोनॉमी के सारे फीचर्स के बारे में, जो कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश पीरियड में भी थी और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ख़त्म होने के बाद भी उसके फीचर्स में वो चीज़ें शामिल रही कुछ लंबे समय तक। वही सारे विशेषताएं इंडिया में देखने को मिले जो ब्रिटिश पीरियड में भी देखने को मिला था। सवाल वही पूछ रहा है कि मेन फीचर्स बताइए इंडियन इकोनॉमी का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आज़ाद हो गए 1947 में। तो इंडिया के फीचर्स, सेमी फ्यूडल हम थे, तो सेमी फ्यूडलिज्म जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर रहा इंडियन इकोनॉमी का। स्टैग्नेंट या स्टैग्नेशन इज अ टाइम पीरियड और अ सिचुएशन जहाँ पर प्रोग्रेस ही नहीं होता। तो रुकी हुई अर्थव्यवस्था भी हम थे। रुकी हुई से मेरा मतलब है कि जहाँ पर कोई प्रगति नहीं हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो बैकवर्ड या स्टैग्नेशन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा, तो वो भी है। अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलप तुम थे ही थे बिकॉज देयर इज़ नो डेवलपमेंट कहीं पर भी। अंग्रेज़ों ने कोशिश नहीं करी और इंडियन पीपल उस समय इतने अवेयर या उस समय इतने कैपेबल नहीं थे कि वो एकदम से आज़ादी के तुरंत बाद अपने डेवलपमेंट को बढ़ाने लग जाते इमीडिएट, तो ऐसा नहीं हुआ, तो वो अंडर डेवलप्ड भी कहलाए। अंडर डेवलपमेंट तो हम कई सारी चीज़ों से भी देख पाते हैं बिकॉज इंडिया में गरीबी वाइड स्प्रेड थी, पर कैपिटल इनकम लोगों का लो था, बेरोजगारी बहुत थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंसी बहुत थी। इस तरह से एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के जितने फीचर्स होते हैं वो तमाम फीचर्स इंडिया के थे 1947 में। सो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विच इज़ ऑल ऑफ दीज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हुए कहा कि ऑप्शंस अगर बदल जाते हैं तो आप फीचर्स के कुछ बेसिक से 7 पॉइंट्स हैं, आप वो एक बार ज़रूर देख लें ध्यान से, सो दैट कि कुछ भी पूछे, किसी भी तरह से सवाल को घुमाकर पूछे, आप आंसर करने के केपेबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगला सवाल है, ब्रिटिशर्स gave birth to which type of economy in India? Option number A, semi-feudal. Option number B, backward economy. Option number C, general economy. Option number D, none of these. अब इस सवाल को आप ज़रा ध्यान से देखें। सवाल क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता लग रहा है लेकिन सेम नहीं है, और ना ही वो पूछ रहा है जो इससे पहले के सवालों में हमने पढ़ा। सवाल में कहता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको किस तरह की इकोनॉमी में बदल दिया। ठीक है, किस तरह की इकोनॉमी में जन्म दे दिया। पहले हम कैसे थे, बाद में हम कैसे हो गए, और ये हम लोगों को ब्रिटिशर्स की वजह से मतलब इकोनॉमी चेंज हुई, तो कैसी इकोनॉमी में चेंज हो गई। अब ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा क्लास में भी ब्रीफ किया था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अपने आप में एक बड़ी और काफ़ी रिच इकोनॉमी रही। ठीक है, कंप्लीट इकोनॉमी को कॉलोनियल तरीके से या कॉलोनियल इकोनॉमी बनाने के लिए, मतलब गुलाम बनाने के लिए, ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के जितने भी फ्यूडल्स थे, फ्यूडल्स विच इंक्लूड्स जमींदार, फ्यूडल्स इंक्लूड जागीरदार, फ्यूडल्स इंक्लूड्स साहूकार, इस तरह के लोगों के ग्रुप को फ्यूडल्स कहा जाता है।
ठीक है, सामंत कहा जाता है हिंदी में। ब्रिटिशर्स ने इनसे कांटेक्ट किया। ब्रिटिशर्स के जितने भी रूलर्स थे उन्होंने देखा कि इकोनॉमी में एट दैट पॉइंट यानी बिफोर 1947 व्हेन दे केम टू इंडियन इकोनॉमी, तो उस समय उन्होंने देखा कि ऐसे कौन से कैटेगरी के लोग हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जो इंडिया को गुलाम बनाने में ब्रिटिशर्स को हेल्प कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं या जो भी संसाधन हैं उनके बारे में ब्रिटिशर्स को आइडिया सही सही दे सकते हैं। तो उन लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के जितने भी फ्यूडल्स थे उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया और इस तरह से उन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 में जब वो छोड़कर भारत चले गए तो जाते जाते उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की जितनी भी लूटी हुई चीज़ें थी, संपत्ति थी या जो कुछ भी थे, ज़मीनें थी या बिल्डिंग्स थे या जो भी माइंस और वगैरह वगैरह चीज़ें थी जो बेसिकली रिसोर्सेज थे, उन सबको उन्होंने उन्हीं फ्यूडल्स को दे दिया। तो जब वो इंडिया छोड़कर जाने लग गए तो उन्होंने अपनी जगह पर फ्यूडल्स को कंट्रोल दे दिया इंडियन इकोनॉमी का। कुछ एरियाज़ में फ्यूडल्स को कंट्रोल बहुत ज़्यादा मिल गया, जहाँ के एरियाज़ को अंग्रेज़ों ने ज़्यादा लूट के रखा था, कुछ एरियाज़ में उनको कम रूल मिला और इस तरह से इंडियन इकोनॉमी आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स के कारण सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के रूप में नज़र आई। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक सामान्य अर्थव्यवस्था हुआ करती थी जहाँ पर चीज़ें सामान्य थी, लोग भी अलग अलग तरह के थे लेकिन आपस में मिले जुले तरीके से वो रहा करते थे। बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स और आफ्टर द ब्रिटिश रूल हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो एकदम से चेंज हो गई और वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में बढ़ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेमी फ्यूडल होगा। कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि मैम बैकवर्ड इकोनॉमी भी तो है। बैकवर्ड इकोनॉमी अंग्रेज़ों ने बिल्कुल बनाया, लेकिन ज़्यादा अगर ऑप्शंस में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर के करने के तरीके ज़रा अलग होते हैं। आपको ऑप्शंस देखना होता है और ऑप्शंस में आपको देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करीब है हमारे सवाल के जवाब के, तो उस तरह से आपको आंसर को करना पड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन गॉट इंडिपेंडेंस। दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंस ऑन, सवाल पूछ रहा है कि इंडिया को आज़ादी कब मिली। इसके ऑप्शंस भी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, विच इज़ फर्स्ट ऑप्शन 15 अगस्त 1947, सेकेंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, थर्ड ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1942। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है कि इंडिया जो है उनको आज़ादी कब मिली थी, उसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ ऑफ कोर्स 15 अगस्त 1947। इसमें इंडियन इकोनॉमी जो है उसको आज़ादी मिली। बाकी के सारे ऑप्शंस में भी अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं आज़ादी से रिलेटेड, बट कंफ्यूज नहीं हो करके हम 15 अगस्त 1947 पे टिक करेंगे सही सही। चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सवाल में पूछता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस farmers were exploited by whom? पहला ऑप्शन पब्लिक, दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन एंड ऑप्शन नंबर 4 विच इज जमींदार। सो क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था के किसान थे, गरीब किसान थे, उनको किन के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था या किन के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था या उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाती थी, उनसे एक्स्ट्रा काम कराए जाते थे। एक्सप्लॉइटेड मतलब हो गया
प्रताड़ित करना, तकलीफ पहुंचाना। देखिए पब्लिक तो नहीं होगा, स्टूडेंट्स के द्वारा कहाँ ही होंगे फार्मर्स, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को किसानों से मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, विच इज़ जमींदार। आपको पहले ही कहा ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी में जमींदारों को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल दे दिया था, जिसकी वजह से जब अंग्रेज चले भी गए भारत को छोड़कर तो ज़मींदार रह गए और उन्होंने गरीब किसानों के साथ काफ़ी बदसलूकी करी और उनके प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर है द कंडीशन ऑफ फार्मर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। फार्मर्स के कंडीशन के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज़ादी के समय जो इंडिया के किसान थे उनकी स्थिति कैसी थी। सबसे पहला ऑप्शन गुड, दूसरा ऑप्शन बैकवर्ड, थर्ड ऑप्शन लैक ऑफ ग्रेन्स एंड ऑप्शन नंबर डी विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, सो आज़ादी के समय, आज़ादी के कुछ दिनों के बाद भी, आज़ादी के काफ़ी पहले भी, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड स्पेशली, जो इंडिया के किसान थे उनके कंडीशंस के बारे में बात करें, गुड तो बिल्कुल नहीं थे। लैक ऑफ ग्रेन्स की भी बात नहीं है, वेरी गुड तो दूर दूर की बात है। ऑप्शन नंबर बी विच इज़ बैकवर्ड थी इंडियन इकोनॉमी के फार्मर्स की हालात, मतलब काफ़ी पिछड़े थे। पिछड़ा होने का कारण वहाँ पे उत्पादकता किसानों की काफ़ी कम थी, फसल का उत्पादन कम होता था, किसानों के पास सुविधाएं नहीं थी, किसानों के पास इतना उनका इनकम नहीं होता था जिससे वो अपने डेवलपमेंट को बढ़ा सकें। इस तरह से उनकी स्थिति एक बैकवर्डनेस को दिखाती थी, इसलिए उसका सही जवाब बैकवर्ड होगा। अगले सवाल पर बढ़ेंगे जहाँ पे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वॉज नॉट एक्सपोर्टेड प्रायर टू इंडिपेंडेंस। बोलता है कि इंडिया के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि शुरुआत में एक्सपोर्ट नहीं किए जाते थे, बेचे नहीं जाते थे, अंग्रेज़ों को नहीं बेचे जाते थे या फॉरेन को नहीं बेचे जाते थे। तो इंडियन इकोनॉमी में जितने भी रॉ मटेरियल्स थे वो शुरू से ही अवेलेबल थे, तो उनको तो बिल्कुल एक्सपोर्ट किया जाता था। सवाल है कि इंडिया में ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था आज़ादी की शुरुआत में, जिनको हम बेचते नहीं थे। अच्छा, बेचते क्यों नहीं थे? क्योंकि वो शायद हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो ऐसे ऑप्शंस में देखो, चलो पहला ऑप्शन, ऑप्शन टी, ऑप्शन ए जो है जिसमें है टी, ये नहीं होगा बिकॉज ये एक्सपोर्ट होता था, विदेशों को हम चाय बेचते थे। ऑप्शन बी है जूट, ये भी नहीं होगा बिकॉज ये भी एक्सपोर्ट किया जाता था। ऑप्शन डी कॉटन टेक्सटाइल, देखिए ये भी नहीं होगा बिकॉज खादी वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे देश में बनते चले आ रहे हैं, तो शुरुआत में थे। बट ऑप्शन नंबर सी विच इज़ इंजीनियरिंग गुड्स, उनके बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं है बिकॉज उनको बनाने में, उनके प्रोडक्शन का हमारे पास कोई सोर्स नहीं था और जो कुछ भी था वो ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था। तो हमारे पास इंजीनियरिंग आइटम्स बनते ही नहीं थे। अब क्योंकि वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं होते थे तो हमारे यहाँ पर से वो एक्सपोर्ट भी नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे जो कि अगला सवाल है, विच इज़ दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड इंडियाज़ national income of rupees dash crore। ऑप्शन ए 430, ऑप्शन बी 340, ऑप्शन सी 280, ऑप्शन डी 1210। सो सवाल है कि इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने जो कि पहली बार एस्टिमेट किया था इंडिया के नेशनल इनकम को, तो वो उन्होंने कितना एस्टिमेट किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ रुपीज़ 340 करोड़। ओवरऑल पूरे कंट्री का जो नेशनल इनकम था ये उनको पता चला था और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, जो कि इंडिया के बैकवर्डनेस को, पिछड़ेपन को बताने के लिए इनफ था। पूरी कंट्री का नेशनल इनकम वॉज 340 करोड़ ओनली। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सवाल है
कि ब्रिटिश रूल के दौरान या ब्रिटिश पीरियड के दौरान फॉलोइंग वर्क, कौन से काम को, फॉलोइंग काम जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, फॉलोइंग वर्क वॉज नॉट डन। हाँ, एग्जाम में आप इसका भी ज़रूर ध्यान रखें, कहाँ नॉट लगा हुआ है। सवाल भी हमेशा पूछता ऑप्शन सिर्फ यही नहीं है कि जो दिया हुआ है, कभी कभी सवाल ऐसे भी रहते हैं कि आपको ऑप्शंस में पूछता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं थी। तो आप ज़रा ध्यान से रखना सवाल पर नज़र, ताकि आप सही जवाब ही दे सकें, गलती ना कर बैठें। एस्टैब्लिशमेंट, ऑप्शन सी है वायरलेस सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट, एंड ऑप्शन डी है मेट्रो इन दिल्ली। ओके, सो सवाल है कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान इनमें से कौन सा काम नहीं किया गया था। ओके, तो ब्रिटिश पीरियड में रेलवे एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इस सवाल का जवाब ये नहीं होगा। ठीक है, टेलीफोन एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, कम्युनिकेशनल फैसिलिटीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसमें टेलीफोन आया था, तो ये भी इस सवाल का जवाब नहीं होगा। वायरलेस सिस्टम भी था जिसमें तार वगैरह वो भेजे जाते थे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता था कम्युनिकेशन कैटेगरी के अंदर, तो इनका भी डेवलपमेंट हुआ था। बट मेट्रो इन दिल्ली में मेट्रो को स्टैब्लिश नहीं किया गया था। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली में मेट्रो को डेवलप नहीं किया गया था और ना ही उसको स्टैब्लिश किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इतने क्वेश्चंस के साथ हमारा ये जो पहला वाला चैप्टर है इसके प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम अगले चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।